नमस्कार, मैं अंजलि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। राधे राधे। आज बात करते हैं चंदर और सुधा की प्रेम कहानी। उसमें एक नई लड़की जिसका नाम पम्मी है उसने एंट्री ली और जानते हैं इस पम्मी ने चंदर के दिल में अपनी जगह कैसे बनाई और चंदर के साथ पम्मी का दिन कैसे गुजरा। आइए बात करते हैं गुनाहों का देवता। जब चंदर पम्मी के बंगले पर पहुंचा तो शाम होने में देर नहीं थी, लेकिन अभी फास्ट शो शुरू होने में देर थी। पम्मी गुलाबों के बीच में टहल रही थी और बंटी एक अच्छा सा सूट पहने लॉन पर बैठा हुआ था और घुटने पर ठुड्डी रखे कुछ सोच विचार में पड़ा था। बंटी के चेहरे पर का पीलापन भी कुछ कम था। वह देखने में इतना भयंकर नहीं मालूम पड़ता था, लेकिन उसकी आँखों का पागलपन अभी भी वैसा ही था और खूबसूरत सूट पहनने पर भी वहाँ उसका हाल यहाँ था कि कलर अंदर था और एक बाहर। दोस्तों, इस कहानी को महसूस करते चलिए, हर एक किरदार को महसूस करिए और सोचिए आपके सामने एक पिक्चर चल रही है। पम्मी ने चंदर को आते देखा तो खिल गई। हेलो कपूर, क्या हाल है? पता नहीं क्यों आज सुबह से मेरा मन कह रहा था कि आज मेरे मित्र ज़रूर आएंगे। और शाम के वक्त तुम तो इतने अच्छे लगते हो, जैसे वहाँ जगमग सितारे जिसे देखकर किड्स ने अपनी आखिरी सनेट लिखी थी। पम्मी ने एक गुलाबी गुलाब तोड़कर और चंदर के कोट पे बटन होल में लगा दिया। चंदर ने बड़े भय से बंटी की ओर देखा कि कहीं गुलाब तोड़ ले जाने पर वह फिर चंदर के गर्दन पर सवार ना हो जाए, लेकिन बंटी कुछ नहीं बोला। बंटी ने सिर्फ हाथ उठाकर अभिनंदन किया और फिर बैठकर सोचने लगा। पम्मी ने कहा, आओ अंदर चले, और चंदर और पम्मी दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गए। चंदर ने कहा, मैं तो डर रहा था कि तुमने गुलाब तोड़कर मुझे दिया है तो कहीं बंटी नाराज़ ना हो जाए, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। पम्मी मुस्कुराई। हाँ, अब वह कुछ नहीं कहता है और पता नहीं क्यों गुलाबों से अब उसकी तबीयत भी इधर हट गई। अब वह इतनी परवाह भी नहीं करता। क्यों? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। पता नहीं क्यों, मेरी तो समझ में नहीं आता कि उसका जितना अविश्वास अपनी पत्नी पर था वह इधर धीरे धीरे हट गया और इधर वह यह विश्वास करने लगा कि सचमुच वह सजेद को प्यार करती थी। इसीलिए उसने फूलों को प्यार करना छोड़ दिया। अच्छा, लेकिन यह कुछ हुआ ऐसा कैसे? उसने तो अपने मन में इतना गहरा विश्वास रखा था कि समझता था कि मरते दम तक उसका पागलपन ना छूटेगा। नहीं, बात यह हुई कि तुम्हारे जाने के 2-3 दिन बाद एक दिन सोचा कि मान लिया जाए अगर मेरे और बंटी के विचार में मतभेद है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसको गुलाब चुराकर उसे मानसिक पीड़ा पहुंचाएं और उसका पागलपन और बढ़ाएं। बुद्धि और तर्क के अलावा भावना और सहानुभूति का भी एक महत्व मुझे लगा और मैंने फूल चुराना छोड़ दिया। 2 दिन वह बेहद खुश रहा, बेहद खुश, और मुझे भी बड़ा संतोष हुआ कि लो अब बंटी शायद ठीक हो जाए। लेकिन तीसरे दिन साहस उसने अपना खुरपा फेंक दिया और कई गुलाबों के पौधे उखाड़कर फेंक दिए और मुझसे बोला, अब तो कोई फूल भी नहीं चुराता, अब भी वहाँ इन फूलों में नहीं मिलती। यह ज़रूरत सजेद के साथ जाती है। वह मुझसे प्यार नहीं करती, हरगिज नहीं करती। और वह रोने लगा। उस दिन से वह गुलाब के पास नहीं जाता और आजकल बहुत अच्छे अच्छे सूट पहनकर घूमता है और कहता है, क्या मैं सजेद से कम सुंदर हूँ? और इधर वह बिल्कुल पागल हो गया है। पता नहीं किसके अपने पाप आप लड़ता रहता है। चंदन ने ताज्जुब से सिर हिलाया। हाँ, मुझे बड़ा दुख हुआ, पम्मी बोली। मैंने तो हमदर्दी की ही फूल चुराने बंद कर दिया कि उसका यह नतीजा हुआ। पता नहीं क्यों कपूर, मुझे लगता है कि हमदर्दी करना इस दुनिया में सबसे बड़ी पाप है। आदमी से हमदर्दी कभी नहीं करनी चाहिए। चंदन ने साहस अपनी घड़ी देखी। क्यों, अभी तुम नहीं जा सकते? बैठो और बातें सुनो।
इसीलिए मैंने तुम्हें दोस्त बनाया है। आज 3 साल हो गए मैंने किसी से बात ही नहीं की, और तुमसे इसीलिए मैंने मित्रता की बातें करूँगी। चंदर हंसा और अपने अच्छा उपयोग ढूंढा निकाला। नहीं, उपयोग नहीं कपूर, मुझे गलत मत ना समझना। ज़िंदगी ने मुझे इतनी बातें बताई हैं, और यह किताबों जो मैं इधर पढ़ने लगी हूँ, इन्हें मुझे उतनी बातें बताई हैं कि मैं चाहती हूँ कि उन सब पर बातचीत करके अपने मन का बोझ हल्का कर लूँ, और तुम्हें बैठकर सुननी होगी सभी बातें। हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन किताबें पढ़नी कब से शुरू कर दी तुमने? चंदन ने ताज्जुब से पूछा। अभी उस दिन मैं डॉक्टर शुक्ला के यहाँ गई। उनकी लड़की से मालूम हुआ कि तुम्हें कविता पसंद है। मैंने सोचा उसी पर बातें करूं, और मैंने कविता पढ़नी शुरू कर दी। अच्छा, तो देखता हूँ कि 2-3 हफ्ते में भाई और बहन दोनों में कुछ परिवर्तन आ गए। पम्मी कुछ बोली नहीं, हंस दी। मैं सोचता हूँ कि पम्मी आज सिनेमा देखने जाऊँ। कार है साथ में, अभी 15 मिनट बाकी हैं, चाहो तो चलो। सिनेमा? आज घर साल से मैं कहीं नहीं गई हूँ। सिनेमा, हौजी, बॉल, डांस सभी जगह जाना बंद कर दिया था, और मैंने मेरा दम घुटेगा हॉल के अंदर, लेकिन चलो देखें। अभी भी कितने ही लोग वैसे ही खुशी से सिनेमा देखते होंगे। एक गहरी सांस लेकर पम्मी बोली, बंटी को ले चलेंगे? हाँ हाँ, तो चलो, उठो, फिर देर हो जाएगी। चंदन ने घड़ी देखते हुए कहा। पम्मी फौरन अंदर के कमरे में गई और एक जैजेट का हल्का भूरा गाउन पहनकर आई। इस रंग के से वहाँ जैसे निखर आई। चंदन ने उसकी ओर देखा तो वह लहज गई और बोली, इस तरह से मत देखो, मैं जानती हूँ यह मेरा सबसे अच्छा गाउन है, इससे कुछ अच्छी लगती होंगी। चलो। और आकर सामने उसके बेतकल्लुफ़ी से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। दोनों बाहर आए तो बंटी लॉन पर घूम रहा था। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वह बड़ी शान से सीना ताने था। बंटी, आज मिस्टर कपूर मुझे सिनेमा दिखाने जा रहे हैं, तुम भी चलोगे? बंटी ने सिर हिलाकर जोर से कहा। सिनेमा जाऊंगा? कभी नहीं, भूल कर भी नहीं। तुमने मुझे क्या समझा है? मैं सिनेमा जाऊंगा? धीरे धीरे उसका स्वाद मंद पड़ गया। अगर सिनेमा में वह सचेत के साथ मिल गई तो मैंने उसका गला घोट दूंगा। अपने गले के दबाते हुए बंटी बोला, और इतनी ज़ोर से दबा दिया अपना गला कि आंखें लाल हो गईं और खांसने लगा। खांसी बंद हुई तो बोला, वह मुझे प्यार नहीं करती, वह सजेट को प्यार करती है। वह उसी के साथ घूमती है। अगर वह मिल गई जाएगी सिनेमा में तो उसकी हत्या कर डालूंगा, तो पुलिस आएगी और खेल ख़त्म हो जाएगा। तुम जानते हो कि मिस्टर कपूर, मैं जिससे कितना नफ़रत करता हूँ, और लेकिन नहीं, कौन जानता है मैं नफ़रत करता हूँ, और वह मुझसे कुछ समझ में नहीं आता। मैं पागल हूँ, उफ। और वह सिर थाम कर बैठ गया। पम्मी ने चंदर का हाथ पकड़कर कहा, चलो, यहाँ रहने से उसका दिमाग और ख़राब होगा। आओ। दोनों जाकर कार में बैठ गए। चंदर खुद ही ड्राइव कर रहा था। पम्मी बोली, बहुत दिन से मैंने कार ड्राइव नहीं की है, लाओ आज ड्राइव करूँगी। पम्मी ने स्टीयरिंग अपने हाथ में ले ली। चंदर इधर बैठ गया। थोड़ी देर बाद कार रिजेंट के सामने जाकर पहुँची। चित्र था सेल्मी हेवेर सी डेकोजा, सेल्मी जहाँ वहाँ नाची थी। सिनेमा। चंदन ने टिकट लिया और दोनों ऊपर बैठ गए। अभी न्यूज़ रील चल रही थी। साहस पम्मी ने कहा, कपूर, सेलोमी की कहानी मालूम है ना? क्या यह कोई उपन्यास है? चंदन ने पूछा। नहीं, यह बाइबल की एक कहानी है। असल में एक राजा था, हैदर। उसने अपने भाई को मारकर उसकी पत्नी से अपनी शादी कर ली थी। उसकी भतीजी थी सेल्मी, जो बहुत सुंदर थी और बहुत अच्छी नाचती थी। हैदर उस पर मुग्ध हो गया था, लेकिन सेल्मी एक पैगंबर पर मुग्ध थी। पैगंबर ने सेल्मी के प्रणय को ठुकरा दिया। एक बार हैदर ने सेल्मी से कहा कि यदि तुम नाचो तो
मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। सैलमी नाची और पुरस्कार में उसने अपना अपमान करने वाले पैगंबर का सिर मांगा। हैदर वचनबद्ध था। उसने पैगंबर का सिर तो दे दिया, लेकिन बाद में इस भय से कि कहीं राज्य पर कोई आपत्ति ना आ जाए, उसने सैलमी को भी मरवा डाला। चंदर को यह कहानी बहुत अच्छी लगी। अब तो चित्र बहुत ही अच्छे होंगे, उसने सोचा। सुधा की परीक्षा है, वरना सुधा को भी दिखला लाते। लेकिन वहाँ नैतिकता है। इन परिचित देशों की अपनी भतीजी पर ही हैदर मुग्ध हो गया। उसने कहा पम्मी से। लेकिन हैदर अपनी भतीजी पर ही मुग्ध हो गया तो क्या हुआ? यह तो सेक्स है मिस्टर कपूर। सेक्स कितनी भयंकर शक्तिशाली भावना है, यह भी शायद तुम नहीं समझते। तो अभी तुम्हारी आंखों में बड़ा भोलापन है। तुम रूप की अंग के संसार से दूर मालूम पड़ते हो, लेकिन शायद 2-1 साल बाद तुम भी जानोगे कि यह कितनी भयंकर चीज़ है। आदमी के सामने वक्त, व्यक्त, नाता, रिश्ता, मर्यादा, अमर्यादा कुछ भी नहीं रहता जाता। वह अपनी भतीजी पर मुग्ध हुआ तो क्या? मैंने तो तुम्हारे यहाँ एक पौराणिक कहानी पढ़ी थी कि महादेव अपनी लड़की सरस्वती पर मुग्ध हो गए थे। महादेव नहीं, ब्रह्मा। चंदर बोला। हाँ, ब्रह्मा, मैं भूल गई थी। यह तो सेक्स है। आदमी को कहाँ ले जाता है, यह अंदाज़ा भी नहीं किया जा सकता है। तुम तो अभी बच्चों की तरह भोले हो, और ईश्वर ना करे तुम कभी इस प्याले का शरबत चखो। मैं भी तो तुम्हारी इसी पवित्रता को प्यार करती हूँ। पम्मी ने चंदर की ओर देखा और कहा, तुम जानते हो मैंने तलाक क्यों दिया? मेरा पति मुझे बहुत अच्छा लगता था और बहुत चाहता था, लेकिन मैं विवाहित जीवन की वासनात्मक पहलू से घबरा उठी। मुझे लगने लगा मैं आदमी नहीं हूँ, बस मांस का थोथड़ा हूँ जिसे मेरा पति जब चाहे मसल दे, जब चाहे उब गई थी। एक गहरी नफरत थी मेरे मन में। तुम आए तो मुझे बड़ा पवित्र लगे। तुमने आते ही प्रणय नहीं की। तुम्हारी आंखों में भूख नहीं थी, हमदर्दी थी, स्नेह था, कोमलता थी, निश्चलता थी। मुझे तुम काफ़ी अच्छे लगे। तुमने मुझे काफ़ी पवित्रता दिखाई देखकर जिला दिया। चंदर को एक अजब सा गौरव अनुभव हुआ और पम्मी के प्रति एक बहुत ऊंची आदर भावना। उसने पवित्रता देखकर जिला दिया। साहस चंदर के मन में आया, लेकिन यह उसके व्यक्तिगत की पवित्रता किसी की दी हुई है, सुधा की नहीं। सुधा की ही है ना? उसी ने तो उसी सिखाया है कि पुरुष और नारी में कितने ऊंचे संबंध रह सकते हैं। क्या सोच रहे हो? पम्मी ने अपना हाथ कपूर के गोद में रखकर कहा। कपूर सिसकाया और लेकिन शिष्टाचार उसने अपना हाथ पम्मी के कंधे पर रख दिया। पम्मी ने 2 क्षण के बाद अपना हाथ हटा दिया और बोली, कपूर, मैं सोच रही हूँ अगर यह विवाह संस्थान हट जाए तो कितना अच्छा हो। पुरुष और नारी में मित्रता हो, बौद्धिकता मित्रता और दिल की हमदर्दी। यह नहीं कि आदमी औरत को वासना की प्यास बुझाने का प्याला समझे और औरत आदमी को अपना मालिक। असल में बंधने के बाद ही पता नहीं क्यों संबंधों में विकृति आ जाती है। मैं तो देखती हूँ कि प्राण विवाह भी होते हैं तो वह असफल हो जाते हैं, क्योंकि विवाह के पहले आदमी औरत को ऊंची निगाह से देखता है, हमदर्दी और प्यार की चीख समझता है, और वह विवाह के बाद सिर्फ वासना की। मैं तो प्रेम में ही विवाह पक्ष में नहीं हूँ और प्रेम में भी वासना का विरोध करती हूँ। लेकिन हर लड़की ऐसी थोड़ी न होती है। चंदर बोला। तुम्हें वासना से नफरत हो, लेकिन हर एक को नहीं। हर एक को तो होती है। लड़कियाँ बस वासना की झलक, हल्की सिसना की गुदगुदी पसंद करती हैं। बस उसी के पीछे उन पर चाहे दोष लग जाए। लेकिन अधिकतर लड़कियां कम वासनाप्रिय होती हैं, लड़के ज़्यादा। चित्र शुरू हो गया। वह चुप हो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद मालूम हुआ कि चित्र भ्रमात्मक था। वह बाइबिल की सिल्मा की कहानी नहीं थी।
वहाँ एक अमेरिकन नृत्यकी और कुछ डाकुओं की कहानी थी। पम्मी ऊब गई। जब डाकुओं पकड़कर सिलमे को एक जंगल में ले गए तो इंटरवल हो गया और पम्मी ने कहा, अब चलो। आधे ही चित्र की से तबीयत ऊब गई। दोनों उठ खड़े हुए और नीचे आए। कपूर उसकी बार, तुम ड्राइव करो, पम्मी बोली। नहीं, तुम ही ड्राइव करो, कपूर बोला। कहाँ चले? पम्मी को स्टार्ट करते हुए कहा। जहाँ चाहो, कपूर के विचार में डूब गया था। पम्मी ने गाड़ी खूब तेज चला दी। सड़क साफ थी। पम्मी का कॉलर फैलने लगा और उधड़कर चंदर के गले पर थपथकियाँ करने लगा। चंदर दूर दूर खिसक गया। पम्मी ने चंदर की ओर देखा और बजाय कॉलर ठीक करने के गले का एक बटन और खोल दिया और चंदर के पास खींच लिया। चंदर चुपचाप बैठ गया। पम्मी ने एक हाथ स्टीयरिंग पर रखा, एक हाथ चंदर के हाथ पकड़े रही, जैसे वह चंदर को दूर नहीं जाने देगी। चंदर ने बदन में एक हल्की सिरहन नाच रही थी। क्यों? शायद इसीलिए कि वह हवा ठंडी थी, या शायद इसीलिए कि उसने पम्मी का हाथ अपने हाथ में हटाने की कोशिश की। पम्मी के ने हाथ खींच लिया और कार के अंदर बिजली जला दी। कपूर चुपचाप ठाकुर साहब के बारे में सोच रहा था। कार चल रही थी। जब चंदर का ध्यान टूटा तो उसने देखा कि मैकफर्सन लेक के पास रुकी। दोनों उतरे। बीच में सड़क थी। इधर नीचे उतरकर झील और उधर गंगा बह रही थी। 8 बज गए होगा। रात हो गई थी। चारों तरफ सन्नाटा था, बस सितारों की हल्की रोशनी थी। मॉर्कफ्रंस झील पर काफ़ी सूख गई थी। किनारे किनारे मछलियाँ मरने के मचान थे। इधर आओ, पम्मी बोली। दोनों नीचे उतरकर मचान पर बैठे। पानी का धरतल शांत था। सिर्फ कहीं कहीं मछलियाँ के उछलने या सांस लेने की पानी हिल जाता था। पापा पास ही के नीवा गांव में किसी के यहाँ शायद शादी थी। जो सहनाई का हल्का स्वर हवाओं की तरंगों की हिला डुलता हुआ रहा था। दोनों चुप थे। थोड़ी देर बाद पम्मी ने कहा, कपूर चुप हो रहो, कुछ बात मत करना। उधर देखो, पानी में सितारे का प्रतिबिंब देख रहे हो? चुप्पे से सुनो, ये सितारे क्यों बातें कर रहे हैं? पम्मी सितारे की ओर देखने लगी। कपूर चुपचाप पम्मी की ओर देखता रहा। थोड़ी देर बाद साहस पम्मी का एक बांस के टिककर बैठ गई। उसके गले के 2 बटन खुले हुए थे और उसे में रूप की चांदनी फटी हुई थी। पम्मी आंखें बंद किए हुए बैठी थी। चंदर ने उसकी ओर देखा और फिर जाने क्यों उसे देख नहीं पाया। वह सितारों की ओर देखने लगा। पम्मी के कॉलर के बीच से सितारे टूट टूट कर बरस रहे थे। सहसा पम्मी ने आंखें खोल दी और चंदर का कंधा पकड़कर बोली, कितना अच्छा हो अगर आदमी हमेशा संबंधों में एक दूरी रखे, सेक्स ना आने दे। ये सितारे हैं, देखो कितने नज़दीक हैं, करोड़ों बरसों से साथ हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे को छूते तक नहीं। तभी तो संग निभ जाता है। साहस उसकी आवाज़ में जाने क्या झलक आया कि चंदर जैसे मदहोश हो गया। बोली, वाह, बस ऐसे हो कि आदमी अपनी प्रेम पसंद को निकटतम लाकर छोड़ दे, उसे बांधे ना। कुछ ऐसा हो कि होठों के पास खींचकर छोड़ दे। और पम्मी ने चंदर का माथा होठों तक लाकर छोड़ दिया। उसकी गरम गरम सांसें चंदर की पलकों पर बरस गईं। कुछ ऐसा हो कि आदमी उसे अपनी हृदय तक खींचकर फिर हटा दे। और चंदर को पम्मी ने अपनी बाहों में घेर कर अपने वृक्ष तक खींचकर छोड़ दिया। वृक्ष की गरमाई चंदर की रोम रोम में उछल उठी। वह बेचैन हो उठा। उसने मन में आया कि वह अभी यहाँ से चला जाए। जाने कैसा लग रहा था उसे। साहस पम्मी बोली, लेकिन यहाँ नहीं, हम लोग मित्र हैं। और कपूर, तुम बहुत पवित्र हो, निष्कलंक हो, और तुम पवित्र रहोगे। मैं जानती हूँ। दूरी जितना अंतर, जितनी पवित्रता पसंद करती है, वह तुम में है, और हम लोगों हमेशा निभाएंगे, जैसे इन सितारों में हमेशा निभाई जाती है। चंदर पम्मी सोचने लगा, वह पवित्र है। एकाएक उसका मन जैसे उभरने लगा, जैसे एक विघ्न
शिशु घबरा कर अपने नीड़ के एक तड़प उठता है, वैसे ही वह इस वक्त तड़प उठा और सीधे पास के लिए क्यों, पता नहीं क्यों, यह कुछ है जो जकड़ लेना चाहता है। वह क्या करे। पम्मी उठी और वह भी उठा। बांस पर मचान हिला। लहराई में हरकतें हुई। करोड़ों साल से अलग हुआ और पवित्र सितारे हिले, आपस में टकराए और चूर चूर हो बिखरे। रात भर चंदर को ठीक से नींद नहीं आई। अब गर्मी काफ़ी पड़ने लगी थी। एक सूती चादर से चंदर नहीं ओढ़ा जाता था और चंदर ने वह भी ओढ़ना ही छोड़ दिया था। लेकिन उस दिन रात को अक्सर एक अजीब सी कपकपी उसे झोंक कर जाती थी और वह कसकर चंदर लपेट लेता था। फिर जब उसकी तबीयत उठने लगी तो वह उठा बैठा। उस रात उसे नींद भी नहीं आई। बाहर बार झपकी आई और उसे खिड़की के बाहर सुनहरे सुनसान अंधेरे में से अजब सी आवाज़ें आती नगनी बनकर उसकी सांसों पे लिपट जाती। वह परेशान हो उठा। इतने में ही फिर वही कहीं से मीठी सतरंगी की लहर आती है और उसे सचेत में सहज कर जाती है। एक बार उसने देखा कि सुधा और गेसु कहीं चली जा रही हैं। उसने गेसु को कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने सपने में गेसु को पहचान लिया। लेकिन गेसु तो पम्मी की तरह गाउन पहने हुए थी। फिर देखा बिंती रो रही है और इतना बिखल बिखल कर रो रही है कि तबीयत खराब हो जाए। घर में कोई नहीं है। चंदर समझ नहीं पाता कि वह क्या करे। अकेले घर में एक अपरिचित लड़की से बोलने का साहस भी नहीं होता। किसी तरह हिम्मत करके वहाँ समीप पहुँचा तो देखा, अरे यह तो सुधा है। सुधा उल्टी हुई सी मालूम पड़ती है। वह बहुत हिम्मत करके सुधा के पास बैठ गया। उसने सोचा सुधा को आश्वासन दे, लेकिन उसके हाथों पर जाने कैसे कुसुम जंजीर कसी हुई है। उसके मुंह पर किसी की सांसों का भार है। वह निश्चेष्ट है। उसका मन अकुला उठा। वह चौंक कर जग गया तो देखा वह पसीने से तर है। वह उठकर टहलने लगा। वह जगा गया था, लेकिन फिर उसका मन स्वस्थ नहीं था। कमरे में टहलते टहलते वह फिर लेट गया। जैसे लगा सामने की खुली खिड़की से सैकड़ों तारे टूटकर भयानक तेजी से आ रहे हैं और उसके माथे पर टकरा टकरा कर चूर चूर हो रहे हैं। एक ममनरता पीड़ा उसके नशे में खोल उठी और लगा जैसे उसकी अंग अंग में चिताएं धधक रही हैं। जैसे तैसे रात कटी और सुबह उठते ही यूनिवर्सिटी जाने से पहले सुधा के यहाँ गया। सुधा लेटी हुई पड़ी थी। डॉक्टर शुक्ला पूजा कर रहे थे। बुआ जी शायद रात को ही चली गई थी, क्योंकि बिंती बैठी तरकारी काट रही थी और खुश नज़र आ रही थी। चंदर सुधा के कमरे में गया। देखा तो सुधा मुस्कुरा पड़ी। बोली कुछ नहीं, लेकिन आते ही उसने चंदर के अंग अंग पे अपनी निगाहों से स्वागत में समेट लिया। चंदर सुधा के पैरों पर पास बैठ गया। कल रात को तुम कार लेकर वापस आए तो चुप्पे से चले गए। सुधा बोली, कहो कल कौन सा खेल देखा? कल बहुत बड़ा खेल देखा। बहुत बड़ा खेल सुधी? चंदर व्याकुलता से बोला। अरे जाने कैसे मन हो गया कि रात भर नींद ही नहीं आ जाई। और उसे बात बताया कैसे यहाँ वहाँ सिनेमा गया। उसने पम्मी से बात की और उसके बाद कैसे कार पर उसने चंदर के पास खींच लिया। कैसे वे लोग मेकअप से झील गए और वहाँ पम्मी पागल हो गई। फिर कैसे चंदर को एकदम सुधा की याद आने लगी कि फिर रात भर चंदर को कैसे कैसे सपने आए। सुधा बहुत गंभीर होकर मुँह से पेंसिल दबाए कहानियाँ टेल बस चुपचाप सुनती रही और शांति से बोली, तो तुम इतने परेशान क्यों हो गए चंदर? उसने तो तुम्हारी अच्छी बात ही की थी। यह तो अच्छी ही है कि ये सब जिसे तुम सेक्स कहते हो या संबंध में ना आए, उसे क्या बुराई है? क्या तुम चाहते हो कि सेक्स आए? कभी नहीं। तुम मुझे अभी तक समझ नहीं पाई। ठीक तो ठीक है, तुम भी नहीं चाहते कि सेक्स आए तो वह भी नहीं चाहती कि सेक्स आए, तो झगड़ा क्या है? तुम तो उदास क्यों होते इतने? सुधा बोली आश्चर्य से।
लेकिन उसका व्यवहार कैसा है? चंदर ने सुधा से कहा। ठीक तो है, उसके बाद बता दिया कि उसने कि इतना अंतर होना चाहिए। समझ गया तुम लालची आदमी चाहते हो गए यहाँ भी अंतर ना रहे, इसीलिए तुम उदास हो गए। छी! होठों से मुस्कुराहट और आंखों से शरारत झलकी छिपती जा रही थी। सुधा बोली। तुम तो मजाक करने लगी, चंदर बोला। सुधा सिर्फ चंदर की ओर देखकर मुस्कुराती रही। चंदर सामने लगी हुई तस्वीर की ओर देखता रहा। फिर उसने सुधा के कबूतरी जैसे ऊंचे मासूम नन्हे पैरों अपने हाथ में लिए और गंभीर हुई आवाज़ में बोला, सुधा तुम कभी हम पर विश्वास ना हार बैठना। सुधा ने किताब बंद करके रख दी और उठ गई। उसने चंदर के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, पागल कहीं के, हमें कहते हो कभी सुधा से में बचपन है और तुम में क्या है? वाह रे छुमछाई के फूल, किसी के हाथ पकड़ लिए, किसी ने बदन छू लिया और तो घबरा गए। तुम्हें अच्छी लड़कियां होती हैं। सुधा ने उसके दोनों हाथ झुकाते हुए कहा। नहीं सुधी, तुम नहीं समझती, मेरी ज़िंदगी में एक विश्वास की चट्टान है, वह हो तुम। मैं जानता हूँ कि कितने ही जल प्रलय हो, लेकिन तुम्हारे सहारे मैं हमेशा ऊपर रहूँगा। तुम मुझसे डूबने नहीं दोगी। तुम्हारे ही सहारे मैं लहरों को खेल भी सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा विश्वास अगर कभी हिला तो मैं किस किनारे अंधेरे गहराई में डूब जाऊंगा कि यह कभी मैं सोच नहीं पाता। चंदर ने बड़े कतार स्वर में कहा। सुधा बहुत गंभीर हो गई। क्षण भर वह चंदर के चेहरे की ओर देखती रही। फिर चंदर ने माथे पर झूलती हुई एक टहली को टिक करती हुई बोली, चंदर और मैं किससे विश्वास कर चली रही हूँ? बोलो। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि चंदर अपना विश्वास मत हारना। और क्या कहूँ, मुझे अपना चंदर पर विश्वास है, पूरा विश्वास है। दम तक विश्वास रहेगा। फिर तुम्हारा मन इतना डगमगा क्यों गया? बुरी बात है ना? चंदर ने सुधा के कंधे पर हाथ अपना सिर रख दिया। सुधा ने उसका हाथ लेकर कहा, लाओ, यह छुआ था पम्मी ने तुम्हें? और उसका हाथ होठों से ले गई। चंदर काँप गया। आज सुधा को यहाँ क्या हो गया? लेकिन होठे तक हाथ ले जाकर छड़ फेंकने वाली की तरह सुधा ने फूंक कर कहा, जाओ, तुम्हारे हाथ में पम्मी के स्पर्श का जहर उतर गया। अब तो ठीक हो गए, पवित्र हो गए, छू मत। चंदर हंस पड़ा। उसका मन शांत हो गया। सुधा में जादू था, सचमुच जादू था। बिनती चाय ले आई। 2 प्याली। सुधा बोली, अपने लिए भी ले आओ। बिनती ने सिर हिलाया। सुधा ने चंदर की ओर देखा, कहा, ए पगली, जाने क्यों तुमसे छेपती है? छेपती कहाँ हूँ? बिनती ने प्रतिपात किया और प्याला भी ले आई और ज़मीन पर बैठ गई। सुधा ने प्याला मुंह से लगाया और बोली, चंदर, तुमने पम्मी को गलत समझा है। पम्मी बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारी बड़ी भी है तुमसे, और तुम्हें ज़्यादा समझदार और व्यवहार भी करती है। अगर कुछ सोचते हो तो गलत सोचते हो। मेरा मतलब समझ गए ना? जी हाँ गुरुजनी, अच्छी तरह से। चंदर ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा। बिनती हंस पड़ी और उसकी चाय छलक गई। नीचे रखी हुई चंदर की जारीदार पेशवारी सैंडल भी गई। बिनती ने झुककर एक अंगोछे से उसे पूछना चाहा तो सुधा चिल्ला उठी, हा हा हा, छुओ मत, कहीं इनकी सैंडल भी के बाद में भी ना रोने लगे। फिर बिनती बोली, एक लड़की ने कल इन्हें छू लिया और तो आप आज उदास थे। अभी तो सैंडल छुओ तो कहीं जाके कोतवाली में रपट ना कर दें। चंदर हंस पड़ा और उसका मन धुलकर ऐसा निखर गया जैसे शरारत की नीलम आकाश। और पम्मी के यहाँ कब जाओगे? सुधा की शरारती भरी मुस्कुराहट से पूछा। कल जाऊँगा। ठाकुर साहब पम्मी के हाथ अपनी कार बेच रहे हैं और तो कागज़ पर दस्तखत कराना है। चंदर ने कहा, अब मैं निडर हूँ। कहो बिनती, तुम्हारे ससुर का क्या कोई खत नहीं आया? बिनती छिप गई। चंदर चल दिया। थोड़ी देर दूर जाकर फिर मुड़ा और बोला, अच्छा सुधा, आज तक जो काम हो बता दो, फिर 1 महीने से मुझे कोई मतलब नहीं। हम थीम्स पूरी करेंगे, क्योंकि समझे। हाथ पटक कर सुधा बोली। तो ये थी चंदर और सुधा की प्रेम कहानी, जिसमें पम्मी आई और उसने सेक्स के बारे में कुछ अपना ज्ञान को बताया कि सेक्स हमारी दुनिया में हमारे लिए इतना मायने नहीं रखता, पर जो आज की दुनिया में लोगों ने बना दिया है।
तो जानते हैं धर्मवीर भारती द्वारा गुनाहों के देवता, क्या वो चंदर देवता था? अगर देवता था तो उसे गुनाह क्यों हुआ? क्यों देवता तो गुनाह करते नहीं हैं। तो जानते हैं इसकी आगे की कहानी में कि दोनों की कहानी का क्या मोड़ हुआ और क्या नहीं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप हमें कमेंट करके अपनी राय को बताइए कि क्या चंदर सुधा से प्यार करता था कि चंदर पम्मी से प्यार करता था। तो हमें इस कहानी के बारे में बताइए। धन्यवाद।